नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री के निवास के अगल बगल मतलब थोड़ी ही दूरी पर झुग्गी झोपड़ी, नई दिल्ली जहां रहने का ठिकाना नहीं है, नई दिल्ली जहां घूमने की जगह तो है लेकिन जहां रात में रुकना लगभग असंभव होता है। नई दिल्ली जो चाक चौबंद रहती है, भारत की राजधानी है और वहाँ प्रधानमंत्री, हम सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री सबसे सबसे किस प्रकार का मतलब दायित्व है और प्रधानमंत्री के चारों ओर क्लस्टर एरिया बस जाना, ये कांग्रेस की सरकारों के टाइम पर ये बसता रहा और उन्होंने बसने दिया। अब गरीब आदमियों की सरकार थी इसलिए वो बसने दिया, अपने लिए आदमी तैयार किए। लेकिन ये जो कॉलोनियां बसी उनको आज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी थ्रेट ध्यान में रखते हुए हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी थ्रेट इसलिए है क्योंकि जिम खाना क्लब, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल हाई कोर्ट जिस कोर्ट में उन्होंने लगाया था स्टे करने से मना कर दिया। जिम खाना क्लब खोला गया, उसकी बाउंड्री प्रधानमंत्री आवास से लगती है, उसके ऊपर इतने पेड़ खड़े कर दिए गए। प्रधानमंत्री के आवास से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो सिक्योरिटी के कैमरे लगे हुए हैं, उनसे जिम खाने की तरफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जिम खाने से एक ड्रोन उड़ाया जाता है जो प्रधानमंत्री के पूरे आवास के ऊपर से घूमता है। वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी ने कहा ये तो थ्रेट है। भारत में जेनजी के नाम से जो कोशिश की जा रही है, जेनजी भारत का इनके साथ नहीं है, किसी के साथ अपोजिशन के साथ। जेनजी तो मोदी जी के साथ ही खड़ा है, जेनजी तो भारत के विकास में पार्टिसिपेट कर रहा है, जेनजी अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन अपोजिशन ये सब कुछ कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब केजरीवाल रेल भवन पर बैठने की कोशिश कर रहे हों, जब किस तथाकथित किसान आंदोलन के टाइम पर लाल किले के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हों, खालिस्तानी मूवमेंट भारत में चल रहा हो, इस्लामिक इन्वेशन के आज भी उनके फॉलो करने वाले लोग भारत में वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हों, ईसाइयत का आलम हम सब जानते हैं, विदेशी फंडिंग एफसीआरए के ऊपर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री या फिर भाजपा की सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, उससे पूरे देश में उधम मचना स्वाभाविक था। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की बात आए या फिर घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात आए, भारत की सुरक्षा की बात आए, भारत में हिंदू जो बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है उनको संरक्षण देने की बात है, हर बात पर भारत में एक उधम मचाया जा रहा है। बच्चे पैदा करने से कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ से अगर 1,50,000 लोग आ जाएंगे हिंदू, जिनको 47 में ही आने का अधिकार था, तो भारत में स्वाभाविक है कि ये सब कुछ होगा। ये सब करने का प्रयास किया गया और इस पर प्रधानमंत्री या आज की सरकार को विवादित करने की कोशिश की गई, क्योंकि आज की जो सरकार है वो क्लीन अप मिशन चलाए हुए है। वो क्लीन अप मिशन बॉर्डर एरियाज पर हो, वो क्लीन अप मिशन यहाँ धर्मांतरण पर हो, लव जिहाद पर हो, लैंडों पर, ज़मीनों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ हो, इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ हो, या फिर भारत में जो स्ट्रक्चरल चेंज करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हो, भारत में जो भारतीयता खत्म करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हो। क्लीन अप अभियान चल रहा है और जब तक ये सफाई नहीं होगी, भारत को आप भारत के मूल स्वभाव में नहीं देख सकते। भारत के मूल स्वभाव को बदलने की कोशिश करके जिन लोगों ने की उससे अफगानिस्तान बना, जिन लोगों ने की उससे पाकिस्तान बना, कुछ लोगों ने की उससे बांग्लादेश बना। क्या अभी भी भारत की मूल संस्कृति को खत्म करने का अभियान चलता ही रहेगा? इन विषयों पर एक जो जैसे मतलब दिल्ली के अंदर से बात कर लें तो झुग्गी झोपड़ी हटाने का, खास तौर से प्रधानमंत्री कार्यालय के अगल बगल से, जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, ये सारी वजहें जितनी बताई उनकी वजह से खतरे में हो, जिससे देश में इस समय जब तक क्लीन अप नहीं हो जाता तब तक कुछ भी होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री को जब ध्यान में आता है, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में आता है कि जिम खाना, मस्जिद कैंप और क्या क्या, मतलब आप सोचो कि मस्जिद कैंप 3 बड़ी झुग्गी, BR कैंप,
मस्जिद कैंप, डीआईडी कैंप। अब ये जो नाम है ना, उस नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में क्या। मैंने मस्जिद कैंप के बारे इन विषयों पर उस दिन कहा था कि इनको रिहेबिलिटेशन प्लान के तहत लाया गया, लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने ये कहा कि साहब हम जमाने से यहां पर रह रहे हैं, हमें आप कहां भेज रहे हो, हमें सावदा घेवरा भेज रहे हैं। सावदा घेवरा, हम तो साहब नई दिल्ली में ही रहेंगे। अब नई दिल्ली में सांसद जी रहते हैं, मंत्री जी रहते हैं, और हमारे जो 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 ऊपर की लेयर है कर्मचारियों की, वो भी दिल्ली में ही रहती है। जजेस दिल्ली में रहते हैं, देश भर की ट्रिब्यूनल्स दिल्ली में हैं, और पूरे विश्व की एम्बेसीज दिल्ली में हैं। सभी राज्यों के अपने हाउसेस दिल्ली में हैं। इस नई दिल्ली के अंदर सफाई अभियान चलाना, यहीं से शुरू करना आवश्यक था। इसीलिए सर शोभा सिंह के परिवार के जो कब्जे में है, चाहे हम बात करें सुजान सिंह पार्क की, चाहे हम बात करें एम्बेसडर होटल की, चाहे हम बात करें और तमाम तरह की प्रॉपर्टियों की, ये सब खाली खान मार्केट गैंग को यहां से खाली करवाना आवश्यक था। क्योंकि आधी दिल्ली इन लोगों ने अंग्रेजों के भगत सिंह को फांसी चढ़वाने के एवज में आधी दिल्ली अंग्रेजों ने इनको दे दी थी। और कनॉट प्लेस पर बड़ा मतलब ब्लॉक ए पूरा सुजान सिंह ब्लॉक के नाम से जाना गया। इस प्रकार की तमाम प्रॉपर्टियों को खाली करवाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सही है या गलत है, मानवीय आधार पर आदमी कहता है कि भाई जमाने से बसे हुए हैं, आप इनको हटा रहे हैं। प्रशासनिक आधार पर अगर देखेंगे, सिक्योरिटी की दृष्टि से देखेंगे तो हटाना अति आवश्यक है। तमाम तरह के रिपोर्टें पहले आती रही हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आती रही, खाली करवाओ। इसी में प्रधानमंत्री के आवास के चारों ओर स्थितियां साफ की जा रही। जिमखाना क्लब हमने सबने देखा खाली करवा दिया गया, बीआर कैंप खाली करवाने के लिए रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था कर दी गई, मस्जिद कैंप खाली करवाने के लिए रिहेबिलिटेशन, डीआईडी कैंप को खाली करवाने के लिए, कॉलोनी को खाली करवाने के लिए ये सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं। और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सावदा घेवरा में उनको कॉलोनियां दे दी गई हैं, मतलब घर बनाकर दे दिए हैं सरकार ने। अब इसकी जो रिपरकेशन था वो ये था कि 2015 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत झुग्गी झोपड़ी के रिहेबिलिटेशन करने के लिए कुछ प्लान बनाया गया था, और ये कहा गया था कि जहां से हटाया गया उसके 5 किलोमीटर के अंदर उनको बसाना होगा। अब नई दिल्ली में 5 किलोमीटर के अंदर भी अगर बसाना है तो नई दिल्ली में ही बसाना है, और नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है। क्या एक्सेप्शन इस पर लागू होता है? ये लोग जब ऑनरेबल हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि साहब चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के अगल बगल मस्जिद कैंप बना हुआ था, मस्जिद कैंप आप खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें 5 किलोमीटर के अंदर जगह दीजिए। अब 5 किलोमीटर के अंदर जो इलीगल कॉलोनी थी, जो इलीगल बस्ती थी, उस झुग्गी को तोड़कर अब पक्के मकान दे दीजिए, ये इनका आर्गुमेंट था। मतलब इलीगल झुग्गी थी, झुग्गी भी क्या, वो लोगों ने बना लिए, कुछ आधे कच्चे पक्के बना लिए, ऊपर थे टीन शेड डाल लिए, किसी ने तो स्लैब भी डाल ली थी, किसी ने पक्की दीवारें बना ली थी, और ये मानकर चले थे कि भाई यहाँ अरबों रुपए की जो जमीन है वो मस्जिद कैंप की हो गई, यहाँ तो नमाज पढ़ी जाएगी, और वहां मस्जिद बनी हुई है, यहाँ मस्जिद बनी हुई है, यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, अल्लाह की जगह है। हाई कोर्ट जब ये लोग गए तो उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई में तोड़ रहे हो, पहले तो रिलीजियस कैंप है, वहां मस्जिद बनी हुई है, रिलीजियस फंडामेंटल राइट, सब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए। लेकिन अभी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में गए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की अदालत में मामला गया। हालांकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा गजब का था। स्टेटमेंट देने पर उन्होंने कहा दिल्ली में स्वामित्व और मानवीय गरिमा की ओर ध्यान देना चाहिए। भूमि अधिकार वास्तविक शहरी पुनर्वास का आधार है और इसको आपको सेट करना पड़ेगा। बुनियादी ढांचे का अभाव अगर आपके पास है तो आप किसी भी व्यक्ति को केवल रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि उनको सम्मानपूर्वक रिहेबिलिटेट करना। इसका मतलब जो आर्टिकल 21 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें भी उन्होंने पीछे से कोर्ट की, केवल स्थानांतरण नहीं है किसी भी व्यक्ति को जो जहां पर रह रहा है वहां से स्थानांतरण, बल्कि अर्थपूर्ण पुनर्वास अनिवार्य करना होगा। अर्थपूर्ण पुनर्वास का मतलब है कि उनको पुनर्वास कर दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि 5 किलोमीटर के अंदर का दायरा ये
दिल्ली में पॉसिबल नहीं है, इसके अपवाद भी है। नई दिल्ली में पॉसिबल नहीं, क्योंकि नई दिल्ली में पॉश एरिया है, कोई जगह ही नहीं है, तो वहां से हटाएंगे, दूसरी जगह पर भी कहीं ना कहीं बसाना पड़ेगा। नई दिल्ली में तो संभव नहीं है। इसलिए अगर सरकार आपको नई दिल्ली से निकालकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भेज रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको रिहेबिलिटेट कर रही है, तुम इलीगल इनक्रोचर हो। लेकिन साथ में हाईकोर्ट ने कहा जीवन का अधिकार मानते हैं कि रहने का अधिकार है ह्यूमन डिग्निटी के साथ, और 5 किलोमीटर का अपवाद यहां सही नहीं है। निगरानी समिति 7 सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है और ये कहा है कि ये देखेंगे कि जहां आपको भेजा गया है वहां बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं। इनका तर्क पूरा यही है कि मस्जिद कैंप यहीं पे था, यहीं पर कहीं पर हमको पुनर्वास करिए, 5 किलोमीटर के अंदर पुनर्वास करिए। ये तो एक बेसिक बात थी, लेकिन पूरी बात दिल्ली वालों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए ये जो पुनर्वास की स्कीम है, या पीएम उदय, हम सबको मालूम है पीएम उदय। पीएम उदय केंद्र सरकार 2015 में लाई थी और पीएम उदय में भी एक बड़ा खेल था। डीओएसआईबी या जो झुग्गी झोपड़ी का रिहेबिलिटेशन की बात कही गई थी, वो भी 2015 की पॉलिसी है। यहां इन दोनों पॉलिसीज को, पीएम उदय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अवैध कॉलोनियां दिल्ली में बसी हुई हैं, देश भर में बसी हुई हैं, अवैध कॉलोनियों में दुनिया भर का करप्शन का पैसा लगता है। करप्शन का पैसा कहां, उन्होंने ये जो इलीगल या अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें बिल्डिंग खड़ी कर ली, 5 करोड़ रुपए की हो गई। जितना पैसा करप्शन का लाया वो वहां खड़ा कर दिया, वो केवल पोजीशन पर चलती है, ना कोई कागज है, ना पत्थर है, ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लिया, पैसा दुनिया भर का इलीगल लाया, कंस्ट्रक्शन करवा कर छोड़ दिया। कुछ लोगों की आवश्यकता के अनुसार भी बना है, लेकिन बड़ी तादाद में इस पर अवैध पैसा भी, करप्शन का पैसा लगता है। करप्शन को खत्म करने के लिए करप्शन पैसा कहां लेकर जाओगे, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पीएम उदय योजना लाई थी, जिसमें 1739 अवैध अनऑथराइज्ड कॉलोनियां को रेगुलराइज किया गया था। हम उस पर भी पूरा आज विश्लेषण करेंगे, और हम जो झुग्गी झोपड़ी स्लम और झुग्गी झोपड़ी एरिया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसको साफ करके जो विधि बनाई है उसकी भी चर्चा इसके साथ ही करने वाले हैं। देखिए, जो रेजिडेंशियल 1739 कॉलोनियां थी, जिसमें कहा जाता है 2 लाख के लगभग परिवार, उनको रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था, रिहेबिलिटेट शब्द सही नहीं है, उनको ऑथराइज करने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की। मैंने कहा कि असली योजना तो करप्शन के पैसे को छुपाने की जगह खत्म करना था। दूसरा, जो ये बस चुके हैं 2 लाख परिवार, इनको, उनकी जमीन है, उन्होंने जमीन खरीदी है, कोई सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट नहीं था, लेकिन वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी, यानी कि डेवलपमेंट प्लान के तहत नहीं आई थी, डीडीए से अप्रूव्ड नहीं थी। तब इन कॉलोनियों का क्या करेंगे? तो केंद्र सरकार को यह समझ आया कि भाई इनको रेगुलराइज कर देते हैं। उनको रेगुलराइज किया गया, उसकी एक योजना बनाई, उस योजना पर पूरी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीयूएसआईबी पॉलिसी की, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि पर लागू हुई। सार्वजनिक भूमि पर जो लोगों ने कब्जा करके इलीगल इंक्रोचमेंट कर लिया है, उनको निजी या आवंटित भूखंडों की तरफ ले जाना या उनको किसी एक जगह पर शिफ्ट करना। भाई 2 पॉलिसी हैं। एक ये जो झुग्गी झोपड़ी वाली पॉलिसी है, इसमें शर्त यह है कि 1 जनवरी 2006 से पहले की झुग्गी होनी चाहिए, जहां आपका कब्जा भी होना चाहिए और रिहाइश भी होनी चाहिए। कब्जा और रिहाइश से मतलब है कि ऐसा ना हो 2006 के बाद आपने वहां का एड्रेस बनवा लिया हो। दूसरी बात यह भी है कि वहां पर जो कुछ भी आपने कब्जा करके रखा है, अगर 4 झुग्गियां हैं तो एक ही आपको रेजिडेंशियल इनहेबिटेशन मिल रहा है, आपको उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है कि भाई हमारी 4 थी तो हमें 4 दे दो, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा। आपको केवल रेजिडेंस की जगह मिल रही है, छत मिल रही है, जो फंडामेंटल राइट के तहत है। और ये केंद्र सरकार की योजना भी है। मोदी जी के आने के बाद सबसे पहला टारगेट उन्होंने रखा था, हर घर, हर व्यक्ति के पास एक पक्की छत होनी चाहिए, क्योंकि मृत्युएं बहुत होती थी, पैसा बहुत बांटना पड़ता था, तो हर घर पर एक छत, हर व्यक्ति को एक छत हम देंगे। उसको इनहेंस पॉलिसी कहा, जिसके पास अपनी है वो अच्छा बनाने के लिए लोन ले सकता है, उसके लोन में माफी की बात कही गई थी, और जिसके पास नहीं है उसको सरकार बना कर देगी। और जो इलीगल इंक्रोचमेंट की जगह
हैं उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करेंगे, क्योंकि पॉलिसी है भाई हम रिहेबिलिटेट करें। तो ये जो रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है ये 1 जनवरी 2006 से पहले जो लोग रहते हैं उनकी है, और 2015 में इसकी पॉलिसी कंप्लीट करके तैयार की गई। इन लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर रिहेबिलिटेट करने की व्यवस्था है कि भाई 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो इस वाले मामले में मैंने आपको बताया कि भाई परिवार एक परिवार को एक कॉलोनी मिलेगी, 5 किलोमीटर के अंदर रिहेबिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर वहां व्यवस्था नहीं हो पा रही तो हो सकता है कुछ दूर भी करें। ये अपवाद के रूप में रहेगा। खास तौर से नई दिल्ली में ये अपवाद होगा। नई दिल्ली से रिहेबिलिटेट करेंगे तो नई दिल्ली में रिहेबिलिटेशन की जगह ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं थोड़ा दूर पर जाकर उनको हैबिटेट बनाया जाएगा, उनका घर बनाया जाएगा। इस माध्यम से जो पूरा विवरण है वो ये है कि मस्जिद कैंप को हटाया जाएगा, और हाई कोर्ट ने कहा मस्जिद कैंप जाएगा, हम आपको 6 हफ्ते का समय देते हैं, 6 हफ्ते के और 7 सदस्यों की एक मॉनिटरिंग टीम देते हैं। जहां कहीं भी आपको बसाया जा रहा है वहां सैनिटेशन की व्यवस्था है क्या, वहां पानी की व्यवस्था है क्या, वहां बिजली की व्यवस्था है क्या, वहां रोड की व्यवस्था, ये सब देखा जाएगा। ऐसा नहीं है आपको वहां ऐसे भेज दिया जाएगा। तो हम सिर्फ इतना सिक्योर कर सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती ना हो, लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर मस्जिद कैंप को तोड़कर दूसरी जगह दे देंगे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये संभव नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं पीएम उदय योजना के तहत। पीएम उदय योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके विषय में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि वो बिल्डिंग 2015 से पहले की होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 2015 से पहले का कब्जा और हैबिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 2015 के बाद बनी हो। 2015 के बाद अगर कोई कॉलोनी बनी है तो फिर वो अवैध है, उसको बुलडोजर से गिराया जाएगा। 2015 से पहले की कॉलोनियों पर यह लागू हुआ, और 2015 से पहले का पोजीशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, या कोई एक ऐसा एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा जिसमें यह बताना पड़े कि यह कॉलोनी यहां पर। दिल्ली की जो पॉलिसी है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टिल्ट पार्किंग प्लस 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर, 4 मंजिला ऊपर बना हो, और नहीं तो अगर पार्किंग नहीं बनी है तो ग्राउंड प्लस 3, मतलब टोटल 4, और अगर पार्किंग बनी है तो पार्किंग प्लस 4, ऐसे तो ग्राउंड प्लस 3 टोटल 4 और पार्किंग प्लस 4, ऐसी व्यवस्था है। और इसमें जो कहा गया है 17.5 मीटर तक, 17.5 मीटर, वैसे 15 मीटर की है, 17.5 मीटर तक जो कोई भी बना हुआ है वो उसको उन्होंने पक्का कर दिया। इसमें अगर आप जमीन से बनाए हुए हैं तो आप अकेले मालिक हैं, लेकिन अगर फ्लोर्स बनी हुई हैं तो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की रजिस्ट्री भी, या इंडिपेंडेंट फ्लोर की स्वतंत्र रजिस्ट्री करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिल जाती है। ऑनलाइन उसका एप्लीकेशन जाता है। और इस विषय पर जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर छत के ऊपर 17.5 मीटर, यानी कि पार्किंग मिलाकर 17.5 मीटर अगर हाइट है, उसके ऊपर अगर आप जो सीढ़ियां हैं उनको ढकने के लिए गुमटी बनाते हो, मोमटी बनाते हो, या फिर पानी की टंकियां रखने के लिए कुछ बनाते हैं, या फिर सोलर पैनल लगाने के लिए कुछ बनाते हैं, या ऊपर अगर लिफ्ट लगी हुई तो लिफ्ट की मशीन रखने के लिए ऊपर कुछ बनाते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है। वो एग्जेम्प्टेड है। इसलिए यहां पर यह विचार करना ही चाहिए, ये 100% सोचकर रखना चाहिए कि भाई 17.5 मीटर छत से छत है, छत से जमीन है। और जमीन के विषय में कहा गया कि जो सामने रोड बनी हुई है, जो सड़क बनी हुई है, सड़क के मध्य से जो लेवल आएगा वहां से इसकी हाइट नापी जाएगी। अब किसी व्यक्ति के पास ये संभव है कि उसके पास कुछ साधन ना हो, ये संभव है कि उसके पास कागज ना हो, तो 2015 से पहले के अगर बिल हैं और पोजीशन का जो कंटिन्यूएशन ऑफ लेटर है, कई बार बिक गई, अगर वो 2015 से पहले बिकती आई और कई बार बिक गई, तो आपको सीरीज ऑफ जीपीए या सीरीज ऑफ पेपर्स आपको चाहिए होते हैं। वो सारे डालकर और 2015 से पहले के पोजीशन का डॉक्यूमेंट डालकर आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद उस पर रजिस्ट्री भी हो जाएगी, उसके बाद उस पर जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा, और इसके अलावा वो बिक्री के लिए
चालू हो जाएगी। ये संपत्ति मूल्य वृद्धि अगर उसकी होती है, जो लीगल टाइटल है उसको अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि अब आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत उस विषय पर वित्तीय समावेशन भी कर सकते हैं, संपत्ति की मूल्य वृद्धि भी उस पर लागू होगी, जो कुछ भी है सब कुछ लागू होगा। और आप जो अगर मिसिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं तो फिर बिजली विभाग से या कहीं और से उसके डॉक्यूमेंट 1 जनवरी 2015 से निकालकर कंटिन्यूएशन बता सकते हैं। जीपीए लगा सकते हैं, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल कॉपी लगा सकते हैं, जुरिडिक्शनल ओवरलैप अगर होता है, अधिकार क्षेत्र का टकराव होता है तो उस पर भी डीडीए ये वो, तो उसके सोल्यूशंस निकालें, इसलिए उसका एक पोर्टल अलग से बनाया गया है। ये तो उन लोगों के लिए जो लोग अवैध हैं, लेकिन जो लोग अनऑथराइज्ड हैं, लेकिन जो इलीगल हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, लेकिन 2006 से पहले का इनहिबिटेशन होना चाहिए, 2006 के बाद का तोड़ दिया जाएगा। अभी मस्जिद कैंप को सरकार ने तोड़ते हुए या कोर्ट ने उस पर जो आदेश किया है उसके तहत अब प्रधानमंत्री कार्यालय के अगल बगल ये सब सफाई होकर रहेगी, कोई माई कलाल इसको रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।